हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बॉटनी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नेम से क्या समझ में आता है, तो प्रो प्लस यू। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो प्लस कार्योटिक। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव कार्योटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर। सेकेंड होता है यू मतलब होता है ट्रू। अगेन कार्योटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अब नेम से बहुत कुछ हम लोग को समझ में आ रहा है। पहला तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उसमें क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रीमिटिव मतलब क्या होता है, पुराने न्यूक्लियस होते हैं, पुराने टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, मतलब कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो पाते। बट यूकार्योटिक, यू मतलब होता है ट्रू, कार्योटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। अगर प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि वेल डिफाइंड यूकार्योटिक सेल के बारे में हम लोग अगले पेज पे पढ़ लेंगे। पहले प्रोकार्योटिक सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब देखो, जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें क्या होता है, दो मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब वो क्या होता है, मेम्ब्रेन कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या उसको न्यूक्लियर इनवलप कहा जाता है, वो भी एब्सेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो ही खुद ही प्रीमिटिव है, उसके सारी चीजें क्या होंगे, प्रीमिटिव होंगे। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसको कहते हैं न्यूक्लियर इनवलप। इनवलप इज एब्सेंट, ये भी एब्सेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है, अगर एक सेल बना है तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लियस के बारे में दो लेयर होते हैं, दो लेयर का बना हुआ रहता है। इसका मतलब ये न्यूक्लियस अगर प्रीमिटिव है तो ना तो न्यूक्लियस रहेगा ना ये मेम्ब्रेन रहेगा। तो ऑब्वियसली इसका जो डीएनए वगैरह जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। वो सब क्या होता है कि वो सब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेकेड रहेगी, मतलब कि साइटोप्लाज्म में इधर से उधर ऐसे ये घूमती रहेगी। इसको हम लोग डायग्राम बना के बाद में देखेंगे। इसमें जो होता है वो सारे न्यूक्लियर एनवलप वो एब्सेंट रहते हैं, और जितने भी न्यूक्लियर मतलब कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे एब्सेंट रहते हैं। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कौन कौन होते हैं, सारे जो भी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स ही होते हैं। जैसे कि अगर वैक्यूल में कहा जाए, वैक्यूल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है। इसके अलावा अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले, गोल्गी एपेरेटस बोले, लाइसोसोम बोले, ये सारे क्या, इन सब के बाहर में मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है, मतलब वो सारे इसमें एब्सेंट ही होते हैं। तो फिर क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं, बट यहाँ पर राइबोसोम इज प्रेजेंट। राइबोसोम इज प्रेजेंट। अब राइबोसोम कैसे होता है, क्योंकि राइबोसोम भी क्या है, राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है, बट राइबोसोम इसमें प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे पहले जिस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल होता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो होता है, बिकॉज राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस and it is universal. So it is universal. So it is universal. राइबोसोम क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनेल जिस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहता है। एंड ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल रहता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब कि हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है, चाहे वो प्रोकार्योटिक सेल हो, यूकार्योटिक सेल हो, प्लांट एनिमल, चाहे वो कोई बैक्टीरिया वगैरह क्यों ना हो,
बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकार्योटिक सेल में आते हैं, तो बैक्टीरिया में भी क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। फिर आगे नहीं, यहाँ पर लास्ट में आता है कि एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले देखो राइबोसोम जो होता है ना, वो कैसा होता है, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट। दो तरीके का राइबोसोम होता है, एक होता है 70S राइबोसोम एंड एक होता है 80S राइबोसोम। देखो 70S राइबोसोम जो होता है इसके भी दो सब यूनिट होते हैं, इसके सब यूनिट होते हैं, एक होता है 50S एंड दूसरा क्या होता है 50S, सेकंड होता है 30S। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगर 50S 30S को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये 70S थोड़ी ना होगा, ये तो 80S हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये मास नहीं दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये डेंसिटी दिखा रही है, इसलिए यहाँ पर एडिशन नहीं होता है। अब क्यों ऐसा 70S 50S एंड 30S को ऐड कर रहे हैं तो 70S हो रहा है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे, जब हम लोग राइबोसोम ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। वहां पर हम लोग प्लांट मतलब कि प्रोकार्योटिक सेल के बारे में भी, यूकार्योटिक सेल के दोनों के राइबोसोम के बारे में वहां पर पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो सेकेंड आता है कि एस का मतलब क्या होता है, ये जो एस है यहाँ पर भी जो एस लिखा है इसका मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इसमें कैसा होता है 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। एंड अगर इसके एग्जांपल लिखें, सबसे पहले आ जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक होता है। बैक्टीरिया के बाद आएगा माइकोप्लाज्म, ये भी प्रोकार्योटिक होता है। साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया वर्ड आ रहा है तो ये भी क्या है कि प्रोकार्योटिक सेल। उसके बाद आता है पीपीएलओ एंड ईटीसी। पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ भी एक तरीके का माइकोप्लाज्म है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो भी एक टाइप है, किसका, माइकोप्लाज्म का ही टाइप है। एंड ये भी क्या होता है, ये भी प्रोकार्योटिक सेल होता है। अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर एक सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो इसके अंदर क्या रहता है, डीएनए जो रहता है वो नेकेड रहता है। मतलब डीएनए कुछ ऐसे अगर जो डीएनए होता है वो नेकेड, जैसे कि ऑर्गेनेल, अगर हम लोग किसी यूकार्योटिक सेल को देखें तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल रहते हैं, न्यूक्लियस रहता है, तो वैसे ही यहाँ पर नहीं रहता है। यहाँ पर जो डीएनए रहता है वो नेकेड, जैसे कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को हम लोग आसानी से देख लेते हैं कि वो ऐसे साइटोप्लाज्म इधर से उधर घूमते रहता है, ठीक वैसे ही ये क्या रहता है कि इसका जो डीएनए रहता है वो नेकेड रहता है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस का एनवेलप ही नहीं है जो इसको क्लोज करके रखेगा, तो क्या होता है, ये नेकेड रहता है, ठीक है। तो और इसमें जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहता है, अगर देखा जाए, अगर तो इसमें रहता क्या है, तो देखो स्टोर करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वो क्या रहता है, इंक्लूजन बॉडीज रहती है, उसके बारे में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम लोग क्या कर देंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप हम लोग को प्रोकार्योटिक सेल के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ये जो डीएनए होता है, ये क्या, ये है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल किस चीज में हेल्प करता है, तो ब्लूप्रिंट करने में, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट करने में हेल्प करता है, ब्लूप्रिंट ऑफ सेल या सेल के ऑर्गेनेल, तो इसमें ब्लूप्रिंट करने में हेल्प करता है। मतलब जब सेल डिवाइड होने लग जाता है तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर में रहता है, और उसको दो जगह कर लेते हैं, एक अलग सेल बन जाता है, दूसरा अलग सेल बन जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल में अगर डिफरेंस देखा जाए तो पहले नेम से पता चलता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कार्योटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, सेल मतलब होता है सेल। दूसरा यूकार्योटिक, यू मतलब होता है ट्रू, कार्योटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको हम लोग यूकार्योटिक सेल कहेंगे, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकार्योटिक सेल कहते हैं।
और देखो जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, ऑब्वियसली उसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी क्या होता है, एब्सेंट रहता है। इसके बाद इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होते हैं। तो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होने के साथ साथ राइबोसोम क्या होता है, यूनिवर्सल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये हर एक सेल में ये प्रेजेंट रहते हैं। बट जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होते हैं वो सारे प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट रहता है। जैसे कि गोल्गी एपेरेटस होता है, वैक्यूल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खुद न्यूक्लियस होता है और लाइसोसोम, ये सब क्या होता है, ये सब होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। किसी के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है, किसी के ऊपर दो मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है, बट वो सारे प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है, वो एब्सेंट रहता है। इसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होता है, 70s राइबोसोम होता है। 70s राइबोसोम का दो सब यूनिट होता है, 50s एंड 30s। देखो 50 भी है, 5 क्या है, 5 भी एक अगर कहा जाए तो 5 भी क्या है, एक ऑड नंबर है, 3 भी एक ऑड नंबर है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 भी क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बस ऐसे ही फालतू का ट्रिक हो गया। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यहाँ पर देखो 50 30 ये दोनों ऐड नहीं हो रही है क्योंकि ये दोनों मास नहीं है, ये उसका डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, इसका एग्जांपल देखिए, बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्म होता है, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्म। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो डीएनए होता है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहते हैं वो नेकेड रहते हैं। नेकेड का कहने का मतलब कि साइटोप्लाज्म वो बस ऐसे ही फ्रीली मूव करते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है जो कि ब्लूप्रिंट में हेल्प करता है, मतलब कि अगर सेल डिवाइड करेगा तो वो जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो खुद को भी डिवाइड करके दो बना लेगा और फिर एक एक दोनों सेल में चले जाएंगे। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। और अब हम लोग क्या देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। अब देखो, अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका डिफरेंस होगा, मतलब सबसे पहला जो होगा डेफिनेशन कहा जाएगा कि वो क्या होगा, इसमें जो होता है वो एक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये हम मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में करेंगे। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है, न्यूक्लियस का जो कवर होता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट। ये भी क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, वो भी प्रेजेंट रहेगा। कितने मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन बॉन्ड, दो मेम्ब्रेन रहता है न्यूक्लियस के ऊपर। फिर इसके बाद क्या होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। मतलब ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसका प्रेजेंट रहने का कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहता है। फिर आता है वैक्यूल, लाइसोसोम, फिर अगर ई आर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी ए गोल्गी एपेरेटस, ईटीसी। इसके बाद भी आता है लाइसोसोम होता है, पेरोक्सिसोम होता है। ये सारे क्या होते हैं, सारे किसमें प्रेजेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद क्या आता है कि इसके अंदर कितने एस राइबोसोम होते हैं, इसके अंदर होता है 70 एस राइबोसोम, 70 एस एंड 80 एस राइबोसोम, राइबोसोम आर प्रेजेंट। 70 एस 80 एस दोनों कैसे रहता है, क्योंकि तो देखो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेन्स में क्या होते हैं, राइबोसोम रहते हैं। कुछ में 70 एस राइबोसोम होता है, कुछ में 80 एस राइबोसोम होता है। तो अगर यूकैरियोटिक सेल में कहा जाए तो ओवरऑल 70 एस 80 एस दोनों राइबोसोम होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 70 एस राइबोसोम। तो अगर इसका हम लोग सब यूनिट देखें, इसका 80 एस का, क्योंकि 70 एस का तो पहले देख चुके थे, 50 एस का भी एस होता है। अगर 80 एस का सब यूनिट देखिए तो एक क्या होता है, एक होता है 60 एस एंड सेकेंड होता है 40 एस।
एस मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अगेन इसको ऐड नहीं करना है क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये डेंसिटी बता रहा है। फिर ये एटीएस कैसे हो जाता है, 60s अगर 40s को अगर ऐड भी कर दे, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे आगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर राइबोसोम अगर कहा जाए कि 70s कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो 70s राइबोसोम is present in mitochondria एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा किसमें प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर क्या रहता है, 70s राइबोसोम। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक इमेजिन किया गया है कि जो 70s राइबोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है एंड 70s राइबोसोम जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, वो किसी टाइम पर क्या हुआ करता था, एक प्रोकार्योटिक सेल हुआ करता था। और फिर वो क्या किया कि वो एक यूकार्योटिक सेल के अंदर आ गया और एक क्या कर रहा है कि एक एनर्जी बना रही है और दूसरा क्या कर रहा है, खुद को सिंथेसिस कर। इसको हम लोग आगे में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है यहाँ पर 80s राइबोसोम जो होता है 80, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो 80s राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मतलब कि अगर एक सेल बनाए, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होगा, दो मेम्ब्रेन रहेगी, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेंगे। फिर न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या रहता है, यहाँ पर बने हुए रहते हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं। ऐसे बन तो गया बहुत ही घटिया था, ऐसा कुछ रहता है। ये क्या है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या रहता है, राइबोसोम रहते हैं। वैसे अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया जाए तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होता है जिसके अंदर, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। ऑब्वियसली अभी आपका बॉडी ऐसे करके देखोगे तो सॉफ्ट रहेगा, बट इसके अंदर, इसके ऊपर बहुत सारे, अगर हम लोग दाने वगैरह रख देंगे इस पर, अगर चावल गेहूं आता सब कुछ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये रफ सरफेस बन जाएगा। बट अगर ऐसे क्या है तो ऐसे स्मूथ है। तो सपोज करो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम आकर के बैठ जाते हैं तो उसको रफ सरफेस बना देता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर 80s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। तो अगर इसका एग्जांपल लिखा जाए कि यूकार्योटिक सेल के क्या क्या एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल, इसके एग्जांपल तो भरे पड़े हैं। जैसे कि सबसे पहले आएगा फंगी, ये सबसे पहले हम लोग आएंगे एनिमल, देन आएंगे प्लांट, इटीसी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, फंगी, फंगी जो आता है वो भी क्या होता है, यूकार्योटिक सेल होता है। ये सारे एग्जांपल होते हैं। अब देखो वैसे डायग्राम तो ये इसको लेवल नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, बट ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है एंड क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इसके बाद नीचे लिखते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर रहता है इनहेरिटेंस कैरेक्टर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजता है। तो ये था ओवरऑल यूकार्योटिक सेल के बारे में। यहाँ पर अगर और बनना है तो यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, प्लांट सेल नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रोल एंड सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट रहेगा। और क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे एक वैक्यूल भी प्रेजेंट रहेगा और जो भी बना सकते हो सब कुछ प्रेजेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है गोल्गी एपरेटस। और एक साइड हम लोग क्या डाल देते हैं, एक साइड राइबोसोम डाल देते हैं। मतलब ये क्या हो गया, ये आ गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये है डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वो आ गया। फिर न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन के साथ, बाहर के मेम्ब्रेन के साथ कौन जुड़ा रहता है, बाहर के मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ रहता है, फिर उसके बाद वो स्मूथ रहता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, गोल्गी एपरेटस आते हैं और जितने भी बन सकते हैं, लाइसोसोम वो भी यहीं पर आएंगे, पेरोक्सोसोम वो भी यहीं पर आएंगे, सब कुछ इसमें आ जाता है।
तो ये था पूरा यूकारियोटिक सेल के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले नाम नेम से पता चलता है, यू मतलब होता है ट्रू कार्योटिक, मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस, मतलब जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो न्यूक्लियस का कवर भी प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, या कह सकते हैं न्यूक्लियस एनवेलप प्रेजेंट। उसके बाद क्या होते हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्गी apparatus और बहुत सारे, ये सारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसमें राइबोसोम होता है, 70th राइबोसोम एंड 80th राइबोसोम दोनों होता है। जो 70th राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहते हैं। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मतलब दो जगह 70th राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट। बट एनिमल सेल में देखा जाए तो एक ही जगह माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ही क्या होता है, 70th राइबोसोम प्रेजेंट। इसका मतलब ये नहीं कि एक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, मतलब कि करेंसी बनाते हैं, सेल की करेंसी बनाते हैं, सेल के लिए एनर्जी बनाते हैं। तो जो सेल ज्यादा एक्टिव रहेगा वहां पर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे, जो सेल लेस एक्टिव रहेगा उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के ऊपर 70th राइबोसोम होता है। 80th राइबोसोम कहां पर रहता है, 80th राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, और वो भी कहां पर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। 80th का अगर दो सब यूनिट कर दिया जाए तो एक हो जाएगा 60th, दूसरा हो जाएगा 40th, दोनों को ऐड करके 80th नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये डेंसिटी को बताया। एस मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। उसके बाद एग्जांपल लिखी थी फंगी, एनिमल्स, प्लांट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। फिर क्या बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम रहते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर रहता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या रहते हैं, जेनेटिक फीचर्स रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल रहता है, इनहेरिटेंस फीचर्स रहते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजना रहता है। आई होप कि आप लोग को यूकैरियोटिक सेल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग समझेंगे कि सेल ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल तो होते हैं, बट वो सारे सेल जो होता है उसका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, और उन सबका क्या होता है, फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे घर में अगर किसी चीज को स्टोर करना रहता है, जैसे देखो चावल गिर या किसी चीज को स्टोर करना रहता है, तो कंटेनर में स्टोर करते हैं, एक बड़े से डब्बे में स्टोर करते हैं, मतलब स्टोर करने के लिए एक बड़ा सेल चाहिए रहता है। बट ऐसा जैसे देखो कि हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना रहता है तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, वायर के थ्रू करते हैं। उसमें क्या होता है, कितना पतला सा होता है ना वायर। ठीक वैसे ही क्या होता है कि हमारे बॉडी में भी अगर किसी चीज को स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ती है तो वहां पर बड़ा सा राउंड सेल आता है, बिग सेल आता है, लार्ज सेल आती है। बट वही अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, मतलब हमारे बॉडी में जो सिग्नल होता है उसको अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कैसा सेल चाहिए रहता है, वायर के जैसा सेल चाहिए रहता है। तो cell can have different shape, size and function। सेल के डिफरेंट शेप हो सकते हैं, साइज हो सकते हैं, और उसका फंक्शन हो सकता है। अब किसके थ्रू समझे, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल किसका लेंगे, ब्लड सेल। ब्लड सेल, ह्यूमन बीइंग का अगर ब्लड सेल दिए, मतलब एक ब्लड को लें तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है ब्लड, सिर्फ ब्लड ही लिखते हैं। हमारे ब्लड में क्या क्या रहता है, हमारे ब्लड में रहता है आरबीसी रहता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल रहते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल रहता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, ऐसे बहुत सारे कुछ हमारे एक ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। सेकेंड क्या रहता है, ल्यूकोसाइट। एंड थर्ड क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट। इसके अलावा भी बहुत कुछ प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा भी रहता है, बट हम बस इस तीन में देखें तो देखो इरेथ्रो वर्ड से क्या पता चल रहा है, इरेथ्रो वर्ड जो है उसका मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल। मतलब ये क्या होते हैं, रेड सेल होते हैं, रेड सेल मतलब कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल। वैसे ल्यूकोसाइट का इस वर्ड को तोड़ करके इसका मीनिंग ढूंढे तो ल्यूको प्लस साइट। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, साइट मतलब होता है सेल। कलरलेस सेल कौन सा होता है, कलरलेस सेल होता है हम लोगों का डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल। एंड ये तो प्लेटलेट्स अलग होता है। तो देखो इरिथ्रोसाइट, अगर इसका शेप देखें, मतलब आरबीसी का शेप देखें तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है राउंड। शेप कैसा होता है, ये राउंड होता है, बाई कनकेव रहता है,
राउंड रहता है, बाई कॉन्केव रहता है, और इसके साथ ये होता है डिस्क लाइक। डिस्क लाइक, अब डिस्क लाइक मतलब क्या हुआ, बाई कॉन्केव मतलब क्या हुआ। तो राउंड मतलब कि अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राउंड दिखेगा। फिर क्या होता है बाई कॉन्केव, बाई कॉन्केव मतलब कि इसको ऊपर से देखोगे, मतलब कि जैसे ये सेल है, सेल को ऊपर से दिखोगे तो ये राउंड दिखेगा, साइड से देखोगे तो साइड से ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा रहता है, मतलब कि ऊपर नीचे से दबा हुआ रहता है। फिर ठीक है, ये तो ये कैसा दिखता है साइड से, डिस्क लाइक बाई कॉन्केव रहता है। एंड ये कैसा होता है, डिस्क लाइक होते हैं, मतलब कि पेड़े के जैसा होता है। अगर हम लोग देखें पूरा आरबीसी को देखें तो इसमें क्या रहता है, एक गोल तो रहता है, बट वो आगे पीछे से दबे हुए रहते हैं। जैसे अगर पेड़ा का घर में अगर कभी बना हो तो आप पेड़ा का देखे होंगे, तो क्या होता है गोल बन जाता है, उसके बाद मम्मी क्या करती है उसको पीछे से अंगूठे से एंड उंगली से ऐसे दबा देती है। तो वैसे ही बीच से दबा हुआ रहता है, मतलब कि राउंड रहता है, बाइकॉन्केव रहता है, एंड ये डिस्क लाइक रहता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या रहता है, अगर फंक्शन देखें, फंक्शन क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट O2। ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह को क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है। देन सेकंड होता है ल्यूकोसाइट, कलरलेस सेल। कलरलेस सेल कौन होता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल। देखो अगर इसका शेप देखें, इसका शेप रहता है अमीबॉइड, अमीबॉइड, इरेगुलर। और इसका अगर फंक्शन रखा जाए, फंक्शन, फंक्शन में क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। अगर देखिए आरबीसी को तो डब्ल्यूबीसी को, तो डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, एक अमीबा के जैसा होता है। अमीबा कैसे होता है, अमीबा का कोई भी क्या एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ठीक वैसे डब्ल्यूबीसी जो होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन या कहा जाए ल्यूकोसाइट जो होता है, वो कलरलेस होने के साथ साथ वो इरेगुलर शेप का रहता है, मतलब उसका कोई भी एक फिक्स शेप नहीं रहता है। अमीबॉइड, अमीबॉइड मतलब कि अमीबा के जैसा इरेगुलर शेप रहता है इसका। फंक्शन क्या करता है, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी। यार नेक्स्ट आता है प्लेटलेट। तो देखो इसका नेम से ही पता चल रहा है कि इसका शेप कैसा होगा, तो इसका शेप कैसा होगा, प्लेट लाइक, प्लेट लाइक शेप होंगे इसको, इसका। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि अगर कहीं हम लोग का हाथ कट जाता है तो फिर कुछ टाइम तक अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो ब्लड निकलना अपने आप बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आकर के बैठ जाते हैं, और प्लेटलेट्स क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ब्लड जो होता है ना, जो फैलती रहती है, उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देता है, और उससे क्या कर देता है, उसके बाद ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो ये था किसके बेसिस पर, इसका शेप और साइज भी वेरी करता है। ऑब्वियसली कि शेप वेरी करेगा तो साइज भी क्या करेगा, वेरी करता रहता है। देन होता है फंक्शन। देखो अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। फंक्शन में अगर हम लोग देखें, फंक्शन में देखें तो जैसे कि अगर एक बड़ा सा लार्ज एंड राउंड सेल जो होगा, ये क्या करेगा, ये स्टोरेज का काम करेगा। क्या काम करेगा, स्टोरेज। जैसे हमारे घर में, अभी मैं जस्ट बताई थी, हमारे घर में अगर ग्रेन्स स्टोर करना रहते हो तो क्या चाहिए रहता है, एक कंटेनर चाहिए रहता है, बड़ा सा चाहिए रहता है। ऐसा तो नहीं है कितना छोटा सा पाइप के जैसा रहेगा और हम उसमें चावल दाल जो भी स्टोर करना रहेगा वो करेंगे। फिर एक बड़ा सा कंटेनर, एक बड़ा सा डब्बा चाहिए रहता है हम लोग को, ठीक है, तो उस स्टोर करने के लिए। बट वही अगर हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी को या कह सकते हैं कि वायर के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जाने के लिए हम लोग एक बड़ा सा कंटेनर तो लेकर नहीं जाएंगे, वहां पर क्या चाहिए रहेगा, एक वायर चाहिए रहेगा। ठीक वैसे भी हमारे बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए, सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए कैसा चाहिए रहेगा, वायर लाइक लॉन्ग लॉन्ग सेल चाहिए रहेगा। जो कि कौन होता है हमारे बॉडी में, जो न्यूरॉन जो होता है वो कैसा दिखता है, न्यूरॉन का डायग्राम बना है, तो कुछ ऐसा होता है न्यूरॉन। और ये बहुत बड़ा सा पतला सा 1 मीटर से 2 मीटर तक इसका क्या होता है, इसका लेंथ होता है।
तो ये क्या काम करता है, ये वायर के जैसा होता है और हमारे बॉडी का सिग्नल, अगर यहाँ पर अगर पिंच होते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है, पैर में अगर कुछ भी हो जाता है तो हम लोगों को पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि वो वायर रहता है, वायर हमारे बॉडी में रहता है जो कि सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ऑब्वियसली जो फंक्शन होता है, फंक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, किसी भी सेल का जो फंक्शन होगा उस पर से उसके शेप पर डिपेंड करता है। अगर राउंड सेल रहेगा तो स्टोर में काम हेल्प करेगा, वही अगर एक लॉन्ग सेल रहेगा, लॉन्ग सेल, थिन एंड लॉन्ग एंड ब्रांच सेल रहेगा तो वो क्या करेगा, वो सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल जो होता है उसका डिफरेंट शेप, साइज एंड उसके फंक्शन होते हैं। उसका जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है उसके शेप पे, सेल के शेप पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में हम लोग ब्लड सेल को देखे थे, ब्लड सेल में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी रहता है, प्लेटलेट्स रहता है। अगर आरबीसी, जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल कहते हैं, उसका शेप कैसा होता है, राउंड होता है, बाई कनकेव रहता है एंड डिस्क लाइक शेप रहता है। ये क्या करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ऑक्सीजन का, मतलब पहले वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है फिर उसको क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है, इसलिए ये राउंड होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट को कहा जाता है कलरलेस सेल होते हैं, इसका शेप कैसा होता है, तो अमीबा के जैसा रहता है, मतलब इसका कोई भी शेप नहीं रहता है, इसका फंक्शन क्या रहता है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। देन थर्ड आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट के नेम से ही पता चल रहा है कि प्लेट लाइक सेल रहेंगे, प्लेट लाइक सेल रहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करता है, अगर हम लोग कहीं पर कट जाती है तो कुछ देर के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो किस चीज की वजह से हो पाता है, प्लेटलेट की वजह से। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए लेंथ एंड साइज को देखते हैं, मतलब कि हम लोग फंक्शन तो, शेप तो देख लिए थे, फंक्शन भी देख लिए थे। अब देखते हैं साइज को, मतलब कि अलग अलग जो सेल होता है उसका साइज अलग अलग होता है। ठीक है, साइज में और लेंथ में फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साइज की बात किया जाए तो साइज हमेशा बड़ा होगा, सॉरी लेंथ जो है, ये लेंथ हमेशा क्या होगा, लेंथ हमेशा लार्जर होगा, किससे, तो साइज से बड़ा होगा। जैसे कि देखो कि अगर हम लोग अगर पूछा जाए साइज कितना है, लेंथ कितना है, तो हम लोग अपना लेंथ बताते हैं, बट वही अगर उसको हम लोग मोड़ के रख दें तो क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। तो साइज जैसे कि एक सेल है, जैसे कि एक कोई भी एक ये सेल है, तो सेल का ये क्या हो जाएगा, ये सेल का लेंथ हो जाएगा। बट वही इस सेल को अगर छोटा छोटा टुकड़े में तोड़ दे कि इतना छोटा इतना छोटा, तो ये क्या हो गया, इस सेल का, ये सेल का क्या हो जाएगा, ये छोटा सा साइज हो जाएगा। मतलब साइज हमेशा क्या होता है कि साइज हमेशा छोटा होता है एंड लेंथ हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसको किसी एग्जांपल के थ्रू देखें तो एनसीईआरटी में दिया गया माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म का जो लेंथ होता है, वो लेंथ कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। बट वही उसका साइज देखा जाए कि माइक्रोप्लाज्म का साइज कितना होता है, तो देखो बुक में माइक्रोप्लाज्म तो नहीं लिखा है, पीपीएलओ लिखा हुआ है, पीपीएलओ, पीपीएलओ। पीपीएलओ भी क्या है, पीपीएलओ भी एक तरीके का माइक्रोप्लाज्म ही है। इसका अगर साइज देखें तो साइज कितना होता है इसका, 0.1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो ये जो पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी एक तरीके का माइक्रोप्लाज्म ही है। और जिसका क्या होता है, जिसका साइज जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है एंड इसका लेंथ कितना होता है, लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और इसीलिए माइक्रोप्लाज्म जो है, माइक्रोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। देखो माइक्रोप्लाज्म क्या, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, मतलब अभी तक जितने भी सेल हैं उन सारे सारे सेल में सबसे छोटा कौन है, माइक्रोप्लाज्म ही है, जिसका लेंथ कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर एंड साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। बट क्या होता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिविंग सेल लिखिए, मतलब कुछ ऐसे भी सेल हैं या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसका जो साइज एंड लेंथ जो होता है वो वो माइक्रोप्लाज्म से छोटा होता है। अब कौन आता है, तो बायोलॉजी का एक्सेप्शन, वायरस। तो वायरस जो होता है, वायरस, वायरस का अगर साइज देखा जाए तो वायरस का साइज कितना होता है, इसका 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। ऑब्वियसली देख सकते हो इसका 1 माइक्रोमीटर है, बट इसका क्या हो सकता है, 0.2 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग है, लेकिन नहीं, क्योंकि वायरस जो होता है, वायरस नॉन लिविंग है, वायरस इज वायरस इज नॉट लिविंग, so it is not the smallest cell। फिर ये वायरस होता क्या है, तो वायरस जो होता है वो वायरस होता है ए सेलुलर, ए सेलुलर, ए मतलब होता है एब्सेंट, सेलुलर मतलब होता है सेल।
मतलब कि वायरस के पास खुद का कोई सेल नहीं होता है, ये क्या करता है दूसरे के सेल पर अटैक करता है, उसके न्यूक्लियस को अपने कंट्रोल के अंदर ले लेता है, फिर वो उसको डिवाइड कर देता है एंड अपने जैसा वो बना लेता है। तो वायरस को अगर हम लोग वायरस को अगर कहीं पर रख दे, मतलब कि किसी नॉन लिविंग सरफेस पर रख दे, तो उसको अगर हम लोग 10,000 सालों तक छोड़ देंगे तो उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वैसे जैसे ही वो लिविंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा, जैसे सपोज करो ये वायरस है और ये मेरा हाथ है, ये लिविंग है, तो इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये वायरस क्या करेगा, हमारे हाथ के जो सेल है ना उस पर वो अटैक करेगा और उसके बेसिकली उसके न्यूक्लियस पर अटैक करता है एंड फिर क्या करता है उस सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। देन वो क्या करता है, फिर वो खुद को डिवाइड करता है और फिर क्या करता है वो और धीरे धीरे फैल जाता है। तो ये था लेंथ और साइज में फर्क। लेंथ क्या होता है, लेंथ हमेशा बड़ा होता है, साइज हमेशा छोटा होता है। जैसे कि माइक्रोप्लाज्म के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में, क्योंकि माइक्रोप्लाज्म का लेंथ कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर, साइज कितना होता है, साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। और ये जो माइक्रोप्लाज्म होता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। और इसके बाद क्या आता है, वायरस आता है। वायरस का जो अगर साइज देखा जाए तो वायरस का साइज होता है 0.02 माइक्रोमीटर से, मतलब कि माइक्रोप्लाज्म से बहुत छोटा होता है ये, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। बट इसके बाद भी ये क्या है, इसको हम लोग लिविंग कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस होता है ये होता है ए सेलुलर, मतलब इसके पास खुद का सेल नहीं होता है, दूसरे के सेल पर अटैक करता है और फिर वो दूसरे के सेल को अपना बना लेता है। फिर इसलिए क्या कहा गया कि वायरस इज नॉट लिविंग सो इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट सेल। अगर वायरस लिविंग रहता तो वायरस ही सबसे स्मॉलेस्ट सेल रहता। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिफरेंट सेल्स के, मतलब कि अलग अलग सेल के क्या देखेंगे, शेप देखेंगे, अलग अलग सेल के साइज देखेंगे और उसके फंक्शन को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया। तो सबसे पहले माइक्रोप्लाज्म, जिसके बारे में अभी हम लोग जस्ट बात भी किए थे, तो माइक्रोप्लाज्म सबसे पहले आता है। इसके बारे में क्या लिखे थे कि इसका जो लेंथ होता है, लेंथ कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर, साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर एंड ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। देन आता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल तो माइक्रोप्लाज्म हो गया, अब लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन है, तो लार्जेस्ट लिविंग सेल जो है वो कौन है, वो है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का अंडा जो है वो क्या है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा लिविंग सेल है, ऑस्ट्रिच का अंडा है वो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, देन आता है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा कौन सा होता है, सबसे लंबा मतलब कि लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो न्यूरॉन। ये कौन है, न्यूरॉन, न्यूरॉन या कहते हैं नर्व सेल। हमारे बॉडी का जो नर्व सेल जो होता है, जो न्यूरॉन होता है, वो सबसे लंबा सेल होता है। सबसे छोटा कौन सा, माइक्रोप्लाज्म, जिसका लेंथ साइज दोनों दिया गया है, लेंथ कितना 0.3 माइक्रोमीटर, साइज कितना 0.1 माइक्रोमीटर। फिर क्या आता है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो वो होता है एस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा कौन होता है, जो सबसे लंबा न्यूरॉन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल। रेड ब्लड कॉर्पोसेल का डायमीटर बताया गया है, डायमीटर, डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। ऑब्वियसली डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 3.5 माइक्रोमीटर का। एंड इसका शेप के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे, इसका शेप कैसा होता है, ये होता है राउंड, बाइकनकेव एंड डिस्क लाइक। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, तो फंक्शन होता है ये O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया। टिपिकल, अगर कभी भी बैक्टीरिया का नाम आएगा तो वो हमेशा छोटा रहेगा, किससे छोटा रहेगा, तो यूकार्योटिक सेल से, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल जो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकार्योटिक सेल होता है और प्रोकार्योटिक सेल हमेशा छोटा होता है यूकार्योटिक सेल के कंपेयर में। तो प्रोकार्योटिक सेल अगर इसका, अगर हम लोग रेडियस, अगर इसका लेंथ देखें, लेंथ, इसका लेंथ कितना होता है, 3.5 माइक्रोमीटर तक इसका लेंथ जाता है। फिर वही क्या, इसका साइज कितना होता है, तो साइज होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर,
बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक सेल है। प्रोकार्योटिक सेल का लेंथ कितना होता है 3.5 माइक्रोमीटर, और इसका साइज कितना होता है, साइज होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर तक होता है। बट यही अगर टिपिकल यूकार्योटिक सेल की बात करें या बैक्टीरिया, या लिख सकते हैं कि प्रोकार्योटिक या बैक्टीरिया। सेकेंड आता है नेक्स्ट, इसके बाद यूकार्योटिक सेल। तो देखो ये वेरी कर सकता है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल इसका अगर साइज देखा जाए तो जो इसका टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है इससे 10 गुना ज्यादा, ये 10 टाइम्स बिगर रहता है। तो अगर इसका साइज देखें, सिर्फ साइज ही दिया गया है, साइज कितना होता है, तो साइज ये 10 टाइम्स बिगर होता है, साइज इज 10x बिगर देन बैक्टीरिया या प्रोकार्योटिक सेल। कितना होता है, तो इसका साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। मतलब कि प्रोकार्योटिक कितना होता है 1 से 2, और वही यूकार्योटिक कितना होता है 10 से 20, मतलब कि 10x लार्जर होता है। इसी से क्या पता चलता है कि ये जो यूकार्योटिक सेल होता है इसको डिवीजन होने में ज्यादा टाइम लगता है, बट प्रोकार्योटिक सेल को कम टाइम लगता है। ऑब्वियसली अगर यूकार्योटिक सेल है तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल से ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा, फिर क्या होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन, उसके बाद क्या होगा, सेल डिवाइड होगा। बट वही एक प्रोकार्योटिक सेल में इतना कुछ होना ही नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि डीएनए रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो उसको डिवाइड करता है, उसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज वगैरह होता है, माइक्रोप्लाज्म होता है, उस सब वो क्या करता है, वो खुद को डिवाइड कर लेता है, मीसोसोम होता है, और वो इजीली खुद को डिवाइड कर पाता है। बट यूकार्योटिक सेल में उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर क्या होता है कि ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, इसलिए क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है एक यूकार्योटिक सेल को डिवाइड करने में। बट एक प्रोकार्योटिक सेल बहुत ही जल्दी डिवाइड हो जाता है एज कम्पेयर टू यूकार्योटिक सेल। अगर एग्जांपल लिया जाए किसी बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया को लगभग 20 मिनट में वो खुद को डिवाइड कर सकता है। बट वही अगर यूकार्योटिक सेल का अगर हम लोग चिक सेल जो होता है उसको 24 घंटे लग जाते हैं 1 से 2 बनने में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा टाइम का डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आता है ना, कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि कॉल्यूमिनार इपिथेलियम दिया गया है। कॉल्यूमिनार इपिथेलियम, कॉल्यूमिनार इपिथेलियम के बारे में देखिए, इसका डायग्राम दिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहां पर इसका डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम से हम लोग को क्या समझ में आता है कि ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड, लॉन्ग इलोंगेटेड, और ये कैसा दिखता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बेजल न्यूक्लियस होती है, बेजल न्यूक्लियस, मतलब इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पर बैठा हुआ रहता है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है, मतलब कि डायग्राम के थ्रू बताया गया, वो क्या है, मीसोफिल। मीसोफिल क्या होता है, एक सेल होता है जिसमें क्या होता है, जिसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, एंड वो कहाँ पर रहते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि इसका बस यही डायग्राम दिया गया है इसमें। तो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसका क्या दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट, वैसे तो डायग्राम दिया गया, डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या समझ में आता है, डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ में आता है कि जो मीसोफिल होता है उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, बाउंड्री पर प्रेजेंट रहता है। बाउंड्री पर प्रेजेंट होने से क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट आती है वो तुरंत उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ऑब्वियसली अगर ये साइड, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये अगर थोड़ा सेंटर पर रहता या सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा दूर रहता तो वहां तक लाइट को आने में टाइम लगता। बट बाउंड्री पर ही प्रेजेंट है तो उसको वो बहुत ही जल्दी इजीली क्या कर लेता है कि जैसे सनलाइट आती है वो इजीली उसको ट्रैप कर लेता है, और फिर उसका जो फंक्शन होता है वो अपना परफॉर्म करने लग जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े कि अलग अलग सेल का जो क्या होता है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है। तो ऑब्वियसली किसी भी सेल का जो फंक्शन रहता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके शेप पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मीसोफिल के माइक्रोप्लाज्म के बारे में दिया गया। माइक्रोप्लाज्म का लेंथ कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर, साइज कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है।
अगर वायरस की बात किया जाए तो वायरस 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, क्योंकि ये ए सेलुलर होता है, और जो भी ए सेलुलर होता है ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, वो एक नॉन लिविंग। देन उसके बाद क्या आता है कि ये तो हो गया स्मॉलेस्ट सेल के बारे में आता है। देन आता है लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन होता है? ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? तो न्यूरॉन या नर्व सेल जो होता है वो होता है सबसे लंबा सेल। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल, जिसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर, और उसका क्या होता है? उसका रेडियस होता है 3 माइक्रोमीटर का। ये राउंड होता है, बाइकॉन्केव होता है, एंड डिस्क लाइक होता है, मतलब कि राउंड हुआ कुछ ऐसे करके सेंटर में रहता है, मतलब कि उसका साइड व्यू देखे तो साइड व्यू कैसा होता है, कुछ ऐसे करके, वो कुछ ऐसे करके रहता है। जैसे कि पेड़ा बनता है ना घर में, तो अगर बीच से ऐसे दबा देते हैं, ठीक वैसा ही क्या होता है हमारे बॉडी का आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, जिसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है। ये कैसा होता है? लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है, सिलेंडर लाइक शेप रहता है, एंड इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पर होता है, बेसल न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस इसका बेस पर होता है। फिर दिया गया मीसोफिल के बारे में। मीसोफिल का सिंपल से उसमें डायग्राम में बताया गया कि उसमें साइड साइड में बाउंड्री पर कुछ ऐसे डॉट्स बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। एक मीसोफिल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बाउंड्री पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ट्रैकिड्स के बारे में भी बताया गया कि जो ट्रैकिड्स होते हैं वो कैसा होता है? वो डेड सेल होता है एंड इलोंगेटेड रहता है, और उसका फंक्शन क्या होता है? वो क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। किसमें ट्रांसपोर्ट करता है? तो जो ट्रैकिड्स होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम के अंदर आते हैं, और वो क्या करते हैं? वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वो कैसा होता है? डेड रहते हैं एंड इलोंगेटेड रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग यूज कर रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।